गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डाउट तो तुम लोग भी ज्यादा है नहीं जी। तो आज का क्या प्लान होना चाहिए? चलो पहले मैं डाउट टेकअप करता हूँ फटाफट जल्दी से, और उसके बाद हम लोकस में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ डाउट कि पूरी क्लास उसमें एंगेज करने। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का कुछ डाउट है, राइट? लेट अस सी। टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में कौन सा क्वेश्चन आपने बोला? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें डाउट क्यों है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 20। आई थिंक ये यशस्वी का डाउट है। क्वेश्चन सेज पॉइंट एंड कार्डिनल सिस्टम, राइट? क्वेश्चन बोल रहा है जी, हेलो, क्या हुआ? एम आई नॉट ऑडिबल? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 14 भी। चलो 14 भी देख लेते हैं और 20 भी देख लेते हैं। पहले 14 ही देख लेते हैं, फिर पहले क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन पे बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है जी, तो एक लाइन है मान लो, और पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। D divides the line AB in the ratio L is to K, and P divides the line DC in the ratio, अब समझो क्या दिया हुआ है, ए बी सी। ए बी सी मतलब मान लो ये ए है, ए x1 y1 and B x2 y2 and C is x3 y3। मान लो एक ऐसा समझ लो कि एक मान लो ट्रायंगल ही हो गया ऐसा। फिर बोला देयर इज अ पॉइंट D that divides line AB in the ratio L is to K। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट D है, AB लाइन को L is to K रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर XD YD अज्यूम किया, you will clearly write XD as XD equal to, फटाफट बोलो, XD को लिखोगे आप LX2 प्लस KX1 upon L plus K, and YD will be LY2 plus KY1 upon L plus K। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाया हमने, XD YD आ गया। Then they say that P divides DC। DC एक, जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको यहां से ज्वाइन करोगे तो एक DC आ गया। DC को P डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? D divides P divides DC in the ratio M is to K plus L। ये K plus L और M, D divides PD is to PC। Excuse me, sir. Sir, M ऐसे is to K क्वेश्चन में, plus। excuse me, sir. एक मिनट रुक तो जा। M is to K plus L है, ये पॉइंट P है। अब बोलो, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कि ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है, तो हम ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी 3 पॉइंट लोगे तो ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा ही करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक ही लाइन पे लाइन लाई करें तीनों। एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उसमें भी मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये कुछ है, हम तो कोई 3 पॉइंट ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपको आर्गुमेंट का सेक्शन फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर।
तो सेक्शन फार्मूला लगाओ, दैट्स इट, सीधी सी बात है। आप यही बोल रहे हो ना कि अगर डी, ये वाला पॉइंट तो ए बी लाइन पर ही होगा, सी पॉइंट इसी लाइन पर होगा, तो सी डी को डिवाइड करने वाला रेशियो एम इज टू के प्लस एल लेके सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही लाइन पर लेके लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ओके जी। सर। तो अब यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? अगर ये एक्स पी वाई पी है तो एक्स पी वाई पी सेक्शन फॉर्मूले से क्या आएगा, m मल्टीप्लाइड बाय दिस कोऑर्डिनेट k प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय d का कोऑर्डिनेट। तो अगर एक्स पी लिखना हो तो आप क्या लिखोगे आप, बोलो, k प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी, बोलो, प्लस m मल्टीप्लाइड बाय एक्स थ्री डिवाइडेड बाय k प्लस एल प्लस m। एग्रीड? अच्छा एक्स डी ये है, k प्लस एल अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k प्लस एल टाइम्स एक्स डी क्या हो जाएगा, एल एक्स टू प्लस के एक्स वन। ये आ गया तुम्हारा के एक्स वन प्लस एल एक्स टू इसकी जगह पर, एंड प्लस एम एक्स थ्री तो था ही, डिवाइडेड बाई के प्लस एल प्लस एम। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई वाई थ्री प्लस k प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई डी डिवाइडेड बाई m प्लस k प्लस एल। सिंप्लीफाई करो तो k प्लस एल वाई डी क्या होगा, k प्लस एल टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या होगा, k टाइम्स वाई वन प्लस एल टाइम्स वाई टू और m टाइम्स वाई थ्री भी इसमें ऐड हो गया, डिवाइडेड बाई k प्लस एल प्लस एम। ये y कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया, नहीं है, जल्दी बोलो, ये आ गया तुम्हारा k x1 प्लस एल x2 प्लस m x3 डिवाइडेड बाय k प्लस एल प्लस m, कॉमा कॉमा k y1 प्लस एल y2 प्लस m y3 डिवाइडेड बाय k प्लस एल प्लस m। दैट्स इट, सिंपल, यही आपको प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप एक लाइन पर ले लो पॉइंट को या एक ट्रायंगल में लो, इट विल इक्वली बी वैलिड, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगाते समय थोड़ी ज्यूम किया कि ट्रायंगल पे है। अगर आप एक ही लाइन पर ले लेते हैं इसको ऐसे, यहाँ पर बोल देते हैं ये ए है, ये बोल देते हैं बी है, फिर इसको एल प्लस के रेशियो, एल इज टू के रेशियो में डिवाइड करने वाला डी पॉइंट आ जाता है। अब मान लो इसी लाइन पर आप सी ले लो, कहीं पर भी, यहां ले लो सी। अब ये डीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डीसी को, ये एक्स डी वाई डी आ गया, ये एक्स टू वाई टू था, ये एक्स वन वाई वन था, और ये एक्स थ्री वाई थ्री आपने लिया। अब ये जो पॉइंट है डीसी, डीसी को एल प्लस के इज टू एम, तो मान लो यहां पर पी है कहीं पर, और ये जो है वो के प्लस एल है, और ये है एम, तो यहां पर वही तो आएगा, उल्टा हो गया, एम इज टू के प्लस एल होगा, इधर में एम कर दो, इधर में के प्लस एल कर दो, ये के प्लस एल हो गया और ये एम हो गया, तो एम मल्टीप्लाइड बाय दिस, के प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय दिस, बात तो वही है। इज इट क्लियर? तो 14 क्वेश्चन आपको क्लियर है, ऑप्शन समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब 14th के बाद में देयर वाज क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। 20th क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपने मार्क कर दिया ए बी, और ए और बी का कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली क्या है, तो इट सेज दैट ए हैज कोऑर्डिनेट -2, 5 and b has coordinate 3, 1. Then they say that AP is equal to PQ is equal to QB. P एक इसी पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, so that AP is equal to PQ is equal to QB, मतलब these two are the points of trisection. Points of trisection. I hope you remember. Trisection point मतलब है जो पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे 2 पॉइंट जो होते हैं उनको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो ए बी के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है,
इसका मतलब P जो है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है P, और Q पॉइंट AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आई होप यू एग्री, बिकॉज अगर ये लेंथ K है और ये लेंथ भी K है, ये लेंथ भी K है, तो AB is K and PB is 2K, तो 1:2 रेशियो हो गया, और AQ is 2K and QB is K, तो ये 2:1 रेशियो हो गया। अब इन्होंने बोला देन मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या होगा, तो देखो ऐसा है, PQ का जो मिड पॉइंट होगा ये मान लो यहां है M, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया भाई, ये भी K था और ये भी K है और ये डिस्टेंस भी K है, ये K/2 हो गया और इधर भी ये K/2 हो गया, तो AM क्या हो गया, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू K प्लस K/2, दिख रहा है कि नहीं? हेलो सभी लोग बोलो। यस सर। And therefore M is midpoint of, M is also midpoint of AB, मतलब the midpoint of PQ is midpoint of AB. If M be midpoint of PQ, Sir, this implies so and this implies so. M is midpoint of AB, PQ. तो M is midpoint of AB, और AB का midpoint क्या होगा? AB का midpoint होगा 3 minus 2, 3 plus minus 2 divided by 2, comma 5 plus 1 divided by 2. It is equal to 1/2, comma 3. ये M आ गया। अब मुझे बोलो, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट है, हाँ बोलो। हाँ लिशा बोलो, क्वेश्चन नंबर 20 ये नहीं है, यही तो है। सर 16th है ये। sir, ये ऐसा तो सर ये क्वेश्चन नंबर 16th है, 20th नहीं है। तो 20th क्वेश्चन क्या है मुझे बता दो, मेरे पास जो बुक है उसमें तो यही है। लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 20th तुम्हारा क्या है भाई? sir, if the point P कुछ है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे खोलने दो शीट को। तो आप बोल रहे हो टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20. ओह क्वेश्चन, पहले तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज मिले ना, टेक्सचुअल एक्सरसाइज तुम्हें पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम वाली पीसीएस वाली देखनी है ना, जस्ट होल्ड ऑन। ये यस क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, ये देख लो भाई 20th क्वेश्चन, ये कोई दूसरा क्वेश्चन नंबर था, 20th क्वेश्चन ये देखो, वो 16 था परहैप्स। तो इफ द पॉइंट P, ओके ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट P लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 प्लस, ध्यान से देखो, tx2 माइनस x1, ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस ty2 माइनस y1। इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से देखो तो यह है 1 माइनस t टाइम्स x1 प्लस t टाइम्स x2, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट है 1 माइनस t टाइम्स y1 प्लस t टाइम्स y2। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, मुझे तो आ रही समझ में, आपको भी समझ में आनी चाहिए थी क्या?
कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस टी टाइम्स x1 प्लस टी टाइम्स x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस टी कॉमा 1 माइनस टी टाइम्स y1 प्लस टी टाइम्स y2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस टी. Therefore, P divides AB such that A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2. कुछ बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, कुछ समझ में आया कि P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये यहां से नहीं दिख रहा है, ये x2 y2, ये x1 T y1. ratio 1 minus 2. T is to 1 minus 1 2. minus 2. T रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है. इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो इंटरनल डिवीजन है, इन्होंने दिया हुआ इंटरनल डिवीजन है. तो ये रेशियो जो है, रेशियो सिंस डिवीजन इज इंटरनल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. डिवीजन इज इंटरनल, तो इंटरनल डिवीजन का में लैम्डा क्या होता है? Therefore lambda is to 1 मान लो इसको, lambda is to 1. तो lambda हो गया क्या? t अपॉन 1 माइनस टी, और ये हमेशा इंटरनल डिवीजन में क्या होता है? पॉजिटिव. इसका मतलब t इंटू 1 माइनस टी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. इसका मतलब है कि t इंटू टी माइनस 1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव. तो बेविकर मेथड से ये 0 है और ये 1 है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो t बिलोंग्स टू क्या है? जल्दी बोलो. 0 to 1 होना चाहिए. हेलो, इज दैट क्लियर? सारे बच्चे बताएं फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है. सर Yes, sir. एक्सटर्नल में नेगेटिव है. बोलो क्या बोल रहे हो? सर एक्सटर्नल में नेगेटिव होता है रेशियो. हाँ बिल्कुल. कैसे हाँ सर? क्या कैसे? क्या आज पूछ रही हो ये बात? एक्सटर्नल डिवीजन मैंने कराया नहीं था क्या? कराया था सर. करवाया था सर. क्या फार्मूला आया था एक्सटर्नल डिवीजन का? mx2 माइनस nx1 ओके सर. m माइनस n. जब माइनस n से डिवाइड करोगे तो माइनस m अपॉन n टाइम्स x2 प्लस x1 अपॉन m बाई n प्लस 1. तो लैम्डा क्या है यहां पर? यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या है? माइनस m बाई n है. यस सर. तो लैम्डा अगर नेगेटिव m अपॉन n है तो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? लेस देन 0 होगा, क्योंकि m और n तो Yes, sir. पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव होता है एक्सटर्नल डिवीजन में. और इंटरनल में तो यहाँ प्लस होता है, इसलिए m बाई n लैम्डा होगा, इसलिए पॉजिटिव होता है. और बोलो. तो ये वाली एक्सरसाइज से तो यही क्वेश्चन आपने जो पूछने थे तो सारे हो गए. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 में. आपने जो पूछा एक्सरसाइज 2 में आपके जो डाउट्स है वो है क्वेश्चन नंबर 14th एंड 19th. क्वेश्चन नंबर 14 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 14th एंड क्वेश्चन नंबर 19th. पहले 14th क्वेश्चन देख लो. टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का क्या है? हाँ जी. टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया समथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ है. टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 10 स्क्वायर यूनिट. एक रेक्टेंगल है ऐसा, और इस रेक्टेंगल की दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस दी हुई हैं. मान लो ये A है और ये B है. इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,3 एंड -2, -1.
ऐसे भी ले सकते हो, और अगर आपको ऐसे प्रॉपरली बिल्कुल स्केल पर ओरिजिन कोऑर्डिनेट फ्रेम में लेना है तो भी ले सकते हो। तो ये तरीके मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। देखो एक है 1,3, तो ये 1 and 3 अप्रोक्सीमेटली समवेयर हियर। एक है -2, -1, -2 और -1 यहाँ पे। तो ये दो वर्टिसेस तो ऐसे आ गए, रेक्टेंगल ऐसा एक है ना, और इसका एरिया दिया हुआ है। पहले तो देखो क्या पूछना है, देन अदर टू वर्टिसेस आर इक्वल टू। तो इफ यू से दैट दीज आर द टू वर्टिसेस ए बी and other vertices are CD, or if you mark this as A, this as B, and then other two vertices are C and D, तो या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे कहीं होंगे, ऐसे दोनों vertices ऐसे इस तरफ होंगे, और या तो हो सकता है इस तरफ हो, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो CD के लिए हमारे पास में ये चॉइसेस हैं या तो ये चॉइसेस होंगे, whatever be the choices, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट करने हैं, है ना। तो ये प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शंस करने हैं। ये चीज अगर आपको पता है ए बी और ये है सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले बात है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब है जो ऑप्शंस है, अगर ऑप्शंस को देखो तो सबसे पहली बात यही चेक करो कि कौन से ऑप्शंस हैं सी डी के जो पैरेललोग्राम क्रिएट करते हैं। अब ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन क्या क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूं ऑप्शंस, ठीक है। एक है -3/5, 21/5, सी और डी के ऑप्शंस दिख रहे हैं, और एक है -18/5, 1/5। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी चॉइस जो दे रहे हैं वो है -3/5, 21/5, एंड अनदर वन इज -2/5, -11/5, एंड ऐसे ही सी और डी ऑप्शंस है। डी ऑप्शन में है 13/5, 9/5, एंड -18/5, -18/5 एंड 1/5, और यहां पर दिया हुआ तुम्हारा -2/5, -11/5, and then -2/5, 13/5, 9/5, 13/5, 9/5। अब ये सब पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। तो सबसे पहले तो आप स्लोप ही देखो ना, इससे स्लोप क्या है हमारे, इस ए बी का स्लोप क्या, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप तो क्लियर दिख रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4/3। तो CD के लिए वही चॉइसेस वर्क करेंगे जिसका स्लोप 4/3 है। पहली बात तो ये कंफर्म है, यहां से चेक करो फटाफट जल्दी से। तो यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप अगर निकालो तो क्या आएगा, तो 21/5 -1/5, 20/5 is 4, and -3/5 + 18/5, -3 + 18, ये था ना। फटाफट चेक करो जल्दी से, अब मेरा वेट मत करो, आप चेक करो। तो क्या है -3/5 -18/5, तो क्या हो गया जी, -3 + 18, 15, तो 3 आ गया। y कोऑर्डिनेट से 4 आया और x कोऑर्डिनेट से 3 आया, तो 4/3 आया कि नहीं आया। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देखो 21/5 + 11/5, 21 + 11 कितना होता है, 33। अब 33, 21 + 11 33 है, और इधर में तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज रिजेक्टेड, ये तो सीधे रिजेक्ट हो गया। अब यहां आ जाओ, इसमें कर रहे हैं नहीं, इसको भी देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट देखो तो 9 + 11, 20/5 is 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3, 4/3, ये भी कर रहा है सी में। d देखो अगर तो 9 - 1 8/5, 8/5 ओवर 13 प्लस नहीं कर रहा है, 13 + 18 करेंगे तो ये 31/5 हो जाएगा, तो ये नहीं कर रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तब दो ऑप्शन हमारे पास में ए एंड सी।
बट अभी बात खत्म नहीं हुई। खत्म क्यों नहीं हुई है? बिकॉज एक कंफर्मेशन उन्होंने और भी दिया हुआ है, एक और बात दी हुई कि इस रेक्टेंगल की एरिया, एरिया कितनी है? इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी है? तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे हैव मेंशन्ड क्या? एरिया इज इक्वल टू, बताओ, 10। अब चेक कर लेंगे, अब हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ए बी लेंथ क्या है ये आपको पता है। व्हाट इज द लेंथ ए बी? ये साइड की लेंथ निकाल ली आपने, कितनी आई? तो अंडर रूट ऑफ 16 एंड प्लस 9, 5 है, 5। तो ये हाइट जो है 2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल लाइन जो है इनके बीच का डिस्टेंस आपका 2 होना चाहिए। या ऐसे बोलो कि सी से बी का डिस्टेंस या ए और डी के बीच का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। तो आपको डिस्टेंस भी चेक कर लेना, दैट्स इट। तो इसको कर लेना, ए एंड सी दोनों ही सही आएंगे, दोनों सही ऑप्शन। क्लियर है? एक बार कंफर्म करो, हो जाएगा। हम आगे बढ़े फिर, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो डाउट में था आपका वो था क्वेश्चन नंबर टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 19th क्वेश्चन, 2 का 19th। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 19th, T2 क्वेश्चन 19 देखो। It says that the vertices of triangle ABC triangle है, उसके vertices के coordinates known है। मार्क कर दो भाई। ए का कोऑर्डिनेट है 2 1 4 3 2 5। ए है 2 1, बी है 4 3, सी है 2 5। ऐसा, इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ए, ऐसा कर दो, थोड़ा सा इसको इससे बना दो, ऐसा। क्यों? बिकॉज ए और सी दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों वर्टिकल लाइन ऐसे फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा। अगर मैं थोड़ा सा करेक्टली फिगर आउट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। चलो आगे क्या पूछा इन्होंने, उस पर फोकस करो। ये सब तो ऐसे करने की बात है। 4,3 एंड 2,5। अब बोलो 2 4 3 2 5 D F are the midpoints of the sides। मान लो A B C, A है, ये B है, C है, A B, ये this is B and this is C। मान लो रिस्पेक्टिव मिडपॉइंट्स जो है वो D है, D है, E है, F है। अब देखो आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है? हेलो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द lateral sides is parallel to base and half the length। ऐसे ये DF जो है it is parallel to AC and half the length of AC, and EF is parallel to BC and half the length of BC। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये लेंथ, ये और ये इक्वल है। एग्जैक्टली इसी तरह से ये और ये इक्वल है, और एग्जैक्टली इसी तरह से ये और ये इक्वल है। ये सब इक्वल लेंथ के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पैरेलल हो गया होगा। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? बोलो, अगर ये ट्रायंगल डेल्टा 1 है, ये ट्रायंगल डेल्टा है, ये ट्रायंगल डेल्टा 2 है, ये ट्रायंगल डेल्टा 3 है, डोंट यू सी दैट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है,
ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल BFD, ट्रायंगल CED and triangle DEF are congruent. कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी फीचर्स हैं, जैसे ये और ये इक्वल होगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ऐसे ही ये और ये इक्वल होगा, अगर ये बीटा है तो ये बीटा है, ऐसे ही ये और ये इक्वल होगा, गामा है तो ये गामा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अगर दो दो इक्वल है तो ये वाला गामा हो जाएगा। और इसी तरह से फटाफट फिगर आउट कर सकते हो सारे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये इक्वल है तो ये भी गामा हो गया, ये पैरेलल साइड है ये तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अपने आप आप इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, साइड्स इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। ये पैरेललोग्राम है, वैसे बोलो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये कॉन्ग्रुएंट ही हो गया ना, ये भी पैरेललोग्राम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करते हैं, तो आपको पता ही है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो चारों के एरिया इक्वल है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू डेल्टा 4 इज इक्वल टू डेल्टा बाय 4, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल एबीसी की एरिया क्या है भाई? ट्रायंगल एबीसी की एरिया क्या है वो निकाल लो। तो डेल्टा हमारा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, स्टेयर फार्मूले से क्या आएगा 2,1 4,3 5 2,5 and 2,1 and you calculate it, it is equal to कितना आ जाएगा 1/2 mod 2 3 are 6 plus 20 plus 2 6 plus 20 plus 2 minus 2 5 are 10 plus 6 plus 4. So this is equal to 1/2 times 28 minus 20, that is 4 square unit, and therefore जो भी आपसे DEF, एरिया ऑफ DEF क्या होगा? एरिया ऑफ DEF ट्राइंगल, इट इज इक्वल टू 1/4 of 4, that is 1 square unit. तो इसका आंसर भी आ गया जी 1 square unit DEF का एरिया। तो 19th क्वेश्चन हो गया। अब 19 के बाद आपने और कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है इसमें। एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 में लिशा ने पूछा 6th 19th एंड 24 विदाउट, नहीं तो आप सीक्वेंस क्या सीरीज सीक्वेंस और सीरीज के डाउट फिर अभी आज नहीं लेंगे क्योंकि अभी उसके डाउट है, ठीक है। तो अभी ये डिस्कशन के बाद लेट्स मूव टू लोकस। तो लोकस पे वापस चलते हैं बेटा सभी लोग। Shall I start? किसी ने और कुछ तो नहीं पूछना है? अक्षत, सबरीना, किसी का कोई अदर क्वेरी, कोई और चीज, कोई और पॉइंट? सीक्वेंस के डाउट तुमने शेयर किए थे, मुझे नहीं पता सीक्वेंस के कौन से डाउट शेयर किए थे बेटा, कहां पर किए थे? मतलब पिक्चर शेयर करी थी, अलग क्वेश्चंस थे, तो दोबारा कर दूं? कर देना बेटा। अभी जो है मैं लोकस डिस्कस करने जा रहा हूं आगे, ओके। तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग देंगे
लोकस, कोनिक सेक्शंस एज लोकस। कोनिक सेक्शंस क्या है, एज अ लोकस उनको कैसे डिफाइन किया गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हर एक कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई, सो दैट आप पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको आप पहचान सको। ठीक है, तो वो पोर्शन डिस्कस करने के बाद तब हम इसे लोकस के जो स्टैंडर्ड लोकस से फ्री हो जाएंगे। तो कोनिक सेक्शन मतलब एज इट्स नेम सजेस्ट, ठीक है, इसका नेम क्या होता है, कोनिक सेक्शन। कोनिक वर्ड कोन से डायरेक्ट है। कोन, मैथमेटिक्स में कोन क्या होता है वो समझो। मैथमेटिक्स में कोन इज फाउंड when about a fixed line, a line which is inclined at certain angle alpha, say means we have a fixed line, say P O P, and there is a fixed line A O A dash which cuts the fixed line at O. This O is called vertex, and this is a fixed angle. Let's say this angle is alpha. This alpha is known as semi-vertex angle. This is called सेमी वर्टेक्स एंगल। लिखते जाएंगे साथ के साथ जो जो बातें मैं बता रहा हूं, सेमी वर्टेक्स एंगल। एंड इफ आई रोटेट दिस AO A dash with respect to this line, अगर इस लाइन के अबाउट, इस फिक्स लाइन POP के अबाउट जो है, अगर इस लाइन को हम रोटेट करें, किस लाइन को रोटेट करें, AO A dash को रोटेट करें, कीपिंग द इंक्लिनेशन अल्फा फिक्स्ड, तो एक सरफेस का फॉर्मेशन होता है, और वो सरफेस को हम बोलते हैं कोन। कोनिकल सरफेस फॉर्म होता है। आप कभी भी इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं बता रहा हूं जो कुछ हिडन है, आप और आपके लिए कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद करके देख सकते हैं, इसको अपने आप करके देख सकते हैं। तो a cone will be formed। ऐसा, ठीक है, मतलब ऐसे एक लाइन के अबाउट, एक फिक्स लाइन के अबाउट एक दूसरी लाइन को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे ऐसे, तो एक कोनिकल सरफेस, जैसे फनल होता है ना, जैसे फनल होता है उस तरह का एक सरफेस फॉर्म होगा, और इस सरफेस को कोनिकल सरफेस बोलते हैं, कोन। और इस कोन में जो ये है, इसको बोलते हैं अपर नेपे ऑफ द कोन, and this one is called lower nape, lower surface, lower nape of the cone। and ये जो है, इसको, ये जो फिक्स लाइन थी ना, ये वाली POP, this is called axis of the cone, axis about which the variable line AO A dash rotates। और इसको बोलते हैं, जो रोटेट कर रही लाइन, इसको बोलते हैं जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर या जनरेट्रिक्स ऑफ कोन। कोन समझ आ गया, डबल जैसा, डबल ऐसा एक कोनिकल सरफेस हुआ, हॉलो है ना, ये सरफेस है। और जब आप इस सरफेस को किसी प्लेन से स्लाइस करोगे, कट करोगे, प्लेन से, मतलब जैसे आप आइसक्रीम कोन ले लो और एक नाइफ ले लो और उस नाइफ से उसको स्लाइस करो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मैं कुछ डायरेक्शंस दिखा रहा हूं कि अगर आप परपेंडिकुलर टू एक्सिस अगर कट करो तो क्या होगा, एक एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल पे कट करो तो क्या होगा,
और अगर एक्स जनरेट्रिक्स के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट कट करो, ऐसे उस लाइन उस प्लेन से कट करो, एक ऐसा प्लेन जो जनरेट्रिक्स के पैरेलल हो, उससे कट करोगे तब क्या होगा, एटसेट्रा। तो व्हाट विल हैपन इन सच सर्कमस्टांसेस इफ द कटिंग प्लेन, अगर यहां से कट कर रहे हो इसको, तो ये जो एक फ्रस्टम बनेगा ऐसा, तो उसका जो ये सरफेस आएगा, सॉरी ये कर्व आएगा ऐसा, जिसके अराउंड कट होगा, ये कर्व जो है इसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल कैसे मिला, सर्कल मिला एक प्लेन और एक कोन को कट करके, इसलिए सर्कल भी कोनिक सेक्शन है। इसी तरह से जब इस कटिंग प्लेन को थोड़ा इंक्लाइंड कर दोगे, ऐसे कट करोगे, ऐसे यहां से कट करोगे, तब कट करके ऐसा एक इलोंगेटेड सर्कल मिलेगा, ऐसा इलोंगेटेड सर्कल। ठीक है, यहां पर तो एकदम बिल्कुल सर्कल मिलेगा, यहां ऐसा ऐसा सर्कल, पूरा सर्कल मिलेगा ऐसा, लेकिन यहाँ इलोंगेटेड सर्कल मिलेगा। इस इलोंगेटेड सर्कल या ओवल शेप का कर्व मिलेगा, इसको बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस अगर कट करोगे, ऐसे कट करोगे, ऐसे कोन है और कोन को जस्ट एक्सिस के नॉर्मल 90 डिग्री पे कट किया तो सर्कल मिलेगा, और 90 से थोड़ा टिल्ट करके कट किया तो इलोंगेटेड ओवल शेप का सर्कुलर पाथ जैसा मिलेगा, उसको इलिप्स बोलते हैं। और अगर कटिंग प्लेन पैरेलल टू जनरेट्रिक्स हो जाए, तब ये ऐसा पैराबोलिक प्रोफाइल फॉर्म होगा, इट इज कॉल्ड पैराबोला। और अगर कटिंग प्लेन कुछ ऐसा हो जाए कि वो एक्सिस के पैरेलल हो जाए ऐसे, तब वो दो बार कट करेगा, एक बार अपर नेपे को कट करेगा और एक बार लोअर नेपे को भी कट करेगा, अपर और लोअर दोनों नेपे को कट करेगा, तो हाइपरबोला हो जाएगा, हाइपरबोला। तो आपको चार तरह के कर्व वहां से मिलते हैं। एक ऐसा सर्कुलर, ऐसा शेप होता है बिल्कुल परफेक्ट सर्कल, एक थोड़ा सा ओवल, फिर एक होता है जो वन साइडेड ओपन एंडेड कर्व मिलेगा, ओपन एंडेड टाइप का कर्व, मतलब वो ऐसा कुछ होगा, ऐसे क्लोज्ड लूप जैसा फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक होगा जो बैक टू बैक दो ब्रांचेस मिलेंगी कर्व की, एक ब्रांच ऐसे होगी और एक इसी की जस्ट सिमेट्रिकल ब्रांच ऐसे होगी, बिल्कुल इसी की मिरर इमेज किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला, ये होगा पैराबोला, शेप से आइडेंटिफाई होगा, ये होगा इलिप्स और ये होगा सर्कल। और ये सारे के सारे जो कर्व हैं, ये एक प्लेन और एक कोन के डिफरेंट ओरिएंटेशंस में इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इनको कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कटिंग प्लेन एग्जैक्टली वर्टेक्स से पास करे, तो उस केस में आपको दो लाइंस मिलेंगी ऐसे, तो पेयर ऑफ लाइन भी कोनिक सेक्शन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये भी एक कोनिक सेक्शन, इसको डीजनरेटेड कोनिक बोलते हैं, डीजनरेट कोनिक। अगर कटिंग प्लेन एग्जैक्टली वर्टेक्स से ही पास कर जाए, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट। तो पॉइंट भी सर्कल का एक डिफॉर्मेट होता है, डिफॉर्म पॉइंट होता है, इलिप्स में डिफॉर्म होकर पॉइंट बनता है, इट इज कॉल्ड डीजनरेट कोनिक। पॉइंट मतलब पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती है, बट सिंगल स्ट्रेट लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन दो बार है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी होगी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन POSL, सर्कल एंड इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, दे ऑल आर कॉल्ड कोनिक सेक्शंस। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बोलो, क्विक, यस और नो। सर हाँ यस बोलो।
तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला है जहाँ पे हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिली हैं वो आपने कट कहाँ से करा है? ऐसे कट किया बता रहा हूं। मान लो तुम्हारा कटिंग प्लेन ऐसे है, यहां से ऐसे काट दिया इसको, इसी लाइन के अलावा कट कर दिया। कट कर दोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कैसा? जब कभी भी ऐसा कट करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा एक एज दिखेगा, एक एज ऐसे दिखेगी, और आधा पोर्शन रिमूव कर दोगे कट करने के बाद, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा कोन का वो ऐसा नजर आएगा, ऐसा। यस सर। तो जो कट गया वो तो हटा दिया, लेकिन जो अभी जो लाइन पर कटेगा ना वो एज जो है वो ऐसे दिखेगी। एक लाइन ये दिखेगी और एक लाइन दूसरे वाले साइड से दिखेगी। कभी काट के देखना, पता चल जाएगा अपने आप। ओके सर। इट विल बी अ पेयर ऑफ लाइन, 2 लाइंस, दैट्स इट। एनीवे, अब आते हैं बिकॉज ये सारे एक ही कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से बनते हैं, इसका मतलब है एक ही इक्वेशन जनरल सबको रिप्रेजेंट करता है। तो वो जनरल इक्वेशन या जनरल डेफिनेशन क्या है? तो अब आप लिखेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन एज अ लोकस, तो आप हेडिंग देंगे कोनिक सेक्शन एज अ लोकस। ज्योमेट्री समझ में आ गई, शेप समझ में आ गया, तो उसको एज ए लोकस, एज ए पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? फटाफट नोट करिए, मेंशन करिए। It is defined as a locus of a moving point. Conic section is locus of a moving point B which moves such that the ratio of its distances from a fixed point capital S to a fixed line capital D remains constant. तो ऐसे समझो, ये अपोलोनियस जैसी डेफिनेशन है। अपोलोनियस ने बोला कि सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट है। फिर उन्होंने बोला कि दूसरे जो कोनिक्स हैं वो कैसे हैं? तो वो एक ऐसे पाथ के मूविंग पॉइंट लोकस पाथ है, ऐसे मूविंग पॉइंट के पाथ है जिसपे उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बोला दो चीजें फिक्स कर दो, एक तो फिक्स पॉइंट ले लो और एक फिक्स लाइन ले लो। ले लिया भाई, ये मान लो एक फिक्स लाइन ले ली ऐसा, और एक फिक्स पॉइंट दे दिया ऐसा। अब इस फिक्स पॉइंट जो दिया इसको बोलते हैं फोकस, एस से डिनोट करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड फोकस। और ये जो फिक्स लाइन ली, फिक्स लाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स डी मान लो, डी। और अगर इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विच इज perpendicular to directrix passing through focus, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक, सॉरी एक्सिस ऑफ कोनिया, एक्सिस ऑफ कोनिक। अभी इसे मैं डिफाइन करूंगा, अभी जस्ट देखते जाओ। अब क्या हुआ? बोल रहे हैं कि एक पॉइंट मूव कर रहा है, एक पॉइंट कहीं भी है, मान लो यहां है पॉइंट से यहां पर है, या हो सकता है कि यहां पर हो या यहां पर हो सकता है यहां। तो किस तरह से मूव कर रहे हैं? बोल रहे हैं पॉइंट मूव्स इन सच अ मैनर दैट उसका जो डिस्टेंस इस पॉइंट से है वही डिस्टेंस, या कुछ डिस्टेंस पॉइंट से है कुछ इस लाइन से है, वो दोनों डिस्टेंसेस क्या क्या है? सपोज दैट द पॉइंट इज पी एच कॉमा के, और इसका ये डिस्टेंस है एसपी और ये डिस्टेंस है पीएम। Distance of point from the fixed line is PM. Distance of point from the fixed point is SP. So, as per the definition, SP by PM constant होना चाहिए. It is constant, and this constant
is termed as E and it is known as eccentricity of conic. क्या बोलते हैं इसको? Eccentricity of conic. तो आई रिपीट, एक बार फिर से पढ़ो। बोल रहे एक पॉइंट मूव कर रहा है, मान लो पॉइंट मूव करते हुए पहले यहां का पॉइंट है ना, फिर वो मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया, मान लो यहां आ गया, तो अभी भी ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। डिस्टेंसेस चेंज होगी बट रेशियो नहीं चेंज होगा। यहां आ गया तो भी उसका ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इसका रेशियो सेम रहना चाहिए। अगर कोई पॉइंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, यहां आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, ये रेशियो बदलना नहीं है, रेशियो रिमेन्स सेम। इफ एसपी बाय पीएम रिमेन्स कांस्टेंट, एसपी चेंजेस, पीएम चेंजेस, बट द रेशियो डजंट चेंज, तो पाथ इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। और उस कोनिक सेक्शन में S is called focus of conic section, this line is called directrix of conic section. The line perpendicular to directrix and passing through focus is called axis of conic section. And axis जहां पर कोनिक के लोकस को कट करेगी, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, और E ये जो कांस्टेंट रेशियो है, इसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन। अभी एक्सेंट्रिसिटी क्या है, क्यों है, थोड़ी देर में वो भी समझ में आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। Yes. ओके, अब यहां पर यही लिखो, अगर E एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, E इक्वल टू 0, इफ, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोनिक सेक्शन एक सर्कल होगा, उसका सेंटर फोकस होगा और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होगी जिसका डिस्टेंस सर्कल से इनफाइनाइट है। तो SP is radius and PM becomes infinity. It is line at infinity. Directrix is a straight line at infinity. तो ऐसे कोनिक का SP by PM 0 हो जाएगा, रेशियो 0 हो जाएगा, तो E 0 है, इसको बोलते हैं सर्कल। ये आइडियल कोनिक है, सर्कल। तो क्या बोला हमने? सर्कल इज ए कोनिक सेक्शन हैविंग एक्सेंट्रिसिटी 0। अब एक्सेंट्रिसिटी वर्ड पे आते हैं जरा। सर्कल की डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन एट इंफिनिटी, और इसका फोकस क्या है? सेंटर। तो SP बाय PM हमेशा R बाय इंफिनिटी, दैट इज 0 हो जाएगा, E एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? एक्सेंट्रिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है? एक्सेंट्रिक का क्या मीनिंग होता है, ये बताओ। एक्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? कभी आपने एक्सेंट्रिक वर्ड सुना है लाइफ में? कभी आपने सुना वो बंदा एक्सेंट्रिक है? हाँ, सुना है कि नहीं सुना? नो सर। कभी सुना नहीं? तुम लोग तो कोविड में एकदम घर में बंद हो गए और लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब कोई इंसान एबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा खिसक जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं। अब नॉर्मल मतलब जो कन्वेंशनल या नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर जाता है। एक्सेंट्रिक मतलब डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल। है ना? खिसका हुआ, जैसे बोलते ना बंदा खिसक गया है। खिसक गया मतलब क्या? एक्सेंट्रिक हो गया, मतलब थोड़ा सा पागल हो गया, थोड़ा क्रैक हो गया, ऐसा। तो E इक्वल टू 0, सर्कल एक्सेंट्रिक नहीं है, सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 है, मतलब वो बिल्कुल आइडियल कोनिक है, बिल्कुल परफेक्ट
सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर एकदम परफेक्ट, सबसे परफेक्ट कोनिक है उसको सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल जब थोड़ा सा एक्सेंट्रिक होता है, थोड़ा डिविएट करता है इसके बिहेवियर से, तो ई की वैल्यू बोलते हैं 0 से 1 अगर है, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, इसको बोलते हैं एलिप्स। वो देखने में तो सर्कल जैसा ही लगता है, बट वो सर्कल नहीं होता है। सर्कल की सारी डायमीटर इक्वल लेंथ की होती है, बट इलिप्स होने पर सारी डायमेंशन, सारी डायमीटर्स अलग अलग होती है, डिफरेंट लेंथ की होती हैं। बट वो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल जिसमें आपको दिखे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लगभग सर्कल जैसा दिखे लेकिन सर्कल नहीं हो। सर्कल जैसा, काफी हद तक सर्कल जैसा दिख सकता है बट वो सर्कल ना हो। तो एक्सेंट्रिसिटी कैन बी दिस हैज वेरी लेस एक्सेंट्रिसिटी, इसकी एक्सेंट्रिसिटी बहुत कम है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एलिप्स है। एलिप्स समझ में आ गया। अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 हो गई, e की वैल्यू 1, इसको बोलते हैं क्रिटिकली एक्सेंट्रिक पैराबोला, क्रैक। वैसे तो आप जानते हो कि हर बंदा थोड़ा थोड़ा एक्सेंट्रिक होता है ना, नहीं होता है? आप में से हर कोई जो है थोड़ा थोड़ा एक्सेंट्रिक है। एवरीबॉडी, नो वन इज आइडियल, नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज लिटिल एक्सेंट्रिक। तो हम सभी इलिप्स की कैटेगरी में आते हैं अगर ह्यूमन रेस के हिसाब से देखा जाए तो। और आइडियल कौन है, लाइक लॉर्ड राम या भगवान, तो E इक्वल टू 0। नॉन एक्सेंट्रिक परफेक्टली आइडियल कौन है, वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है। एंड देन E इक्वल टू 1 पैराबोला मतलब क्रैक, पागल। E इक्वल क्रिटिकली एक्सेंट्रिक हो गया, इसीलिए देखो ये टूट गया, ऐसे याद रखना, ये पैराबोला क्रैक हो गया, और ऐसे गोल सा था, क्लोज्ड था, वो टूट गया, पैराबोला हो गया। एंड इफ A इज ग्रेटर देन 1, अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसको बोलते हैं हाइपर एक्सेंट्रिक, हाइपरबोला। कभी आपने देखा है कि क्रिटिकल से ज्यादा एक्सेंट्रिक कोई हो जाता है तो कैसा होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप का हो जाता है, एक बंदे में 2 पर्सनालिटी आ जाती है। लोग बोलते हैं उसके अंदर तो कोई आत्मा आ गई है। यस सर। है ना, तो ऐसे लोग क्रिटिकल, डबल पर्सनालिटी, देखो एक जैसे बिल्कुल दो अपोजिट, इंटायरली अपोजिट फेस करते हुए 2 कर्व हो गए, तो हाइपर एक्सेंट्रिक या हाइपरबोला इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया एक डिजीज होती है जिसमें इंसान जो है वो 2 बंदों जैसा बिहेव करने लगता है, बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होता है। इस पर कई सारी मूवीज भी बनी है। एनीवे, E ग्रेटर देन 1, अब याद रहे E इक्वल टू 0 सर्कल, E 0 से 1 थोड़ा एक्सेंट्रिक, तो लेस एक्सेंट्रिक इलिप्स, E इक्वल टू 1 क्रिटिकली एक्सेंट्रिक पैराबोला, E ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। 4 कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या समझ में आ गया? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, पैराबोला हो गया। अगर ये लेंथ के इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो पैराबोला हो गया। और अगर E लेस देन 1 है, मतलब E लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, SP इज लेस देन, देखो ये E इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, E इक्वल टू 1 मतलब SP इक्वल टू PM हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा मूव करें कि उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल हो, तब पैराबोला है। यहां पर बोल रहा है SP इज लेस देन PM, मतलब पॉइंट फोकस के पास हो, डायरेक्ट्रिक्स से दूर हो, तो फोकस के नजदीक रहने की कोशिश करेगा, तो फोकस फिलिक, फोकस की तरफ अट्रैक्ट होकर के वो कर्व होगा, तो वो एक ऐसा क्लोज लूप बन जाता है, उसको इलिप्स बोलते हैं। और अगर पॉइंट फोकस से दूर है, अगर हाइपरबोला मतलब SP जो है वो ज्यादा है, नहीं SP ज्यादा है PM से, SP ग्रेटर देन PM, मतलब फोकस से दूर और डायरेक्ट्रिक्स के पास, जो डायरेक्ट्रिक्स फिलिक है, डायरेक्ट्रिक्स की तरफ है डेविएटेड, वो हाइपरबोला। ऐसा मतलब है उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जो है वो ज्यादा कम है और फोकस से दूर है। और ये वाला केस क्या है, फोकस के पास है और डायरेक्ट्रिक्स से दूर है टेंडेंसीज की। तो ये इलिप्स है, इलिप्स। ये पैराबोला जो दोनों से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करता है,
और ये हाइपरबोला जो डायरेक्ट्रिक्स के पास है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा रिलेटिवली मतलब मैथमेटिकली उसका उनका डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है और इसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया कि जल्दी बोलो। यस सर। अब यहीं पर एक पॉइंट और लिख दो, फिर हम लोग थोड़ा सा अदर प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। तो एक नोट करके लिखेंगे, इसको सारा नोट कर लिया। इसको मैं स्लाइड को चेंज करूं? यस Yes, सर। sir. ओके, अब आप एक जगह नोट करके लिखेंगे। इसको विदाउट प्रूफ अभी आपको समझना है, इसके प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है। दैट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैंने कुछ बताया था आपको कि ये मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, याद आया कुछ? यस सर, बताया था। ये डिग्री 2 का एक्स वाई में डिग्री 2 का मोस्ट जनरल इक्वेशन है एंड इट रिप्रेजेंट्स ऑल कोनिक्स। इट रिप्रेजेंट्स कोनिक सेक्शन, ऐसे बोलो। ये कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो कब ये कोनिक सेक्शन, तो इसका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्सप्रेशन है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, वो लिख दो आप ऐसे ही, बाद में ये सब प्रूफ होगा। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x क्या है, हाफ कोएफिशिएंट, g है हाफ कोएफिशिएंट x, f है हाफ कोएफिशिएंट y, c कांस्टेंट टर्म है, h x y के कोएफिशिएंट का हाफ है। तो अगर a b c f g h आप फाइंड करके ये कंडीशन में पुट करो, अगर ये क्वांटिटी 0 आती है तो हम बोलते हैं कि कोनिक सेक्शन विल बी स्ट्रेट लाइन। देन अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। Then equation represents pair of straight line POSL and अगर डेल्टा 0 नहीं है then it represents other conics। other conics कौन कौन से? other conics का मतलब या तो इलिप्स, या तो हाइपरबोला, या तो पैराबोला, या तो सर्कल। तो वो कंडीशंस क्या क्या है वो देखो। पहला कंडीशन, सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है? सर्कल, तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है इफ a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0। आई होप याद होगा आपको, ये तो हमने प्रूफ किया था ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और अगर डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, समझो डेल्टा नॉन जीरो है और ये कंडीशन फॉलो हो रही तो सर्कल हो गया। और पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला, तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा जब उसका h का स्क्वायर ab के इक्वल हो जाए, माइनस ab इक्वल टू 0 हो जाए, तब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। और अगर h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 हो जाए तो इलिप्स रिप्रेजेंट होगा। और अगर h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हाइपरबोला। h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। अब इसी के साथ मैं एक्सेंट्रिसिटी की कंडीशन भी लिख देता हूं। यहां पर एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ध्यान दो, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल मैच करेगा। यहां पर एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, यहां पर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होता है। यहां इक्वल टू 0, यहां पर लेस देन 0, यहां तो ग्रेटर देन 0। और सर्कल में एक्सेंट्रिसिटी e 0 ही हो जाता है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ, आपको अगर जनरल इक्वेशन दिया जाए कैसे आप जजमेंट लेंगे कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चलो एक क्वेश्चन करो।
यहां तक क्लियर हो गया? इसको नोट कर लिया? तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। Find the equation of conic which has, या ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक की बजाय लिखो इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट which moves, which remains, ऐसे लिखो, which remains at equal distance from point 2, 0 and line x plus 1 is equal to y। क्या करेंगे आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इन्होंने दे दिया एक पॉइंट और एक लाइन, तो एक लाइन और एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया कि भाई ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ऐसे, और एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 0 मतलब एक 1, 0 ये 2, 0 मान लो। अब इन्होंने क्या बोला कि ये s है 2, 0। अब एक पॉइंट मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम करना है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट द पॉइंट P be h, k। अब P का डिस्टेंस जो मैं इस लाइन से लूंगा वही पॉइंट से लूंगा। मैंने बताया है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए? पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये pm हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसा एक कर्व आएगा ऐसा, तो ये कर्व कैसा होगा? तो आपने बोला SP इक्वल टू pm ले लिया, हाँ या ना? ऐसे लेंगे ना? क्या बात है, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो। Yes, sir. इतना सोच समझ करके बोला यस। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ये लाइन है, और एक पॉइंट हमने h, k कोई भी ले लिया, ये फिक्स पॉइंट दिया हुआ था 2, 0 जिसको फोकस बोल रहे हैं। यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए। हमने लिखा SP क्या होगा, जल्दी बोलो। SP इज इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 मतलब k का होल स्क्वायर। SP हो गया। ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी आवाज इसमें मत सुनो, तुम केवल जो ये अपने आप कैलकुलेट करो इसको, है ना? SP और PM कैलकुलेट करो, SP और PM। SP तो मैंने सीधे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दिया, PM फाइंड करो, PM। तो h, k का इस लाइन से डिस्टेंस क्या है? याद है किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस, मान लो ये लाइन है ax प्लस by प्लस c0 और एक पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 का ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस, तो फार्मूला क्या प्रूफ किया हमने? ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया? ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करते हैं, फिर मॉड लेते हैं डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्सडे वाली क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस हुआ है, क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है? तो अब ये डिस्टेंस निकालो भाई, h, k का डिस्टेंस यहां से निकालो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो। क्या लिखे बोलो? x की जगह h डालो h, y की जगह k डालो माइनस k प्लस 1 का मॉड बाय अंडर रूट x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट माइनस 1, दोनों के स्क्वायर का सम 1 प्लस 1। तो ये हमने लिख दिया।
इसके बाद h माइनस k प्लस 1 मॉड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1। यहां तक क्लियर है? हेलो, am I not audible? Am I audible? सानिया, नहीं आवाज आ रही? ठीक है, तो SP लिख दिया और PM लिख दिया, यहां पे समझ में आ रहा है? अब H को X लिख दो और K को Y लिख दो बेटा। तो अगर आप इसको इधर ले जाकर √2 को स्क्वायर कर दो तो आपको यहां से आएगा 2 टाइम्स H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4H प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा H माइनस K प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही लोकस आ गया। H को X लिख दो और K को Y लिख दो, तो आपके पास जो आएगा वो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, राइट साइड में जो आएगा वो h स्क्वायर प्लस k मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 10x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन आएगा। इट इज अ जनरल कोनिक सेक्शन, इट इज अ जनरल पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो E इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू 1 है इसलिए पैराबोला है। तो ऐसे अब कोई भी कोनिक को आप डिफाइन करना होगा तो ये डेफिनेशन है कोनिक की, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। अब कुछ कोनिक के टर्म्स लिख दो और बात यहीं पर आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक, स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक। ये सब तो डिस्कशन हो गया, ये सारा चीज आपने समझ लिया। ऐसा डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक। पहला सबसे पहले लिखेंगे एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, जो मैंने डिफाइन करके इसमें समझाया था। अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस, and this line is perpendicular to directrix passing through focus. It is called axis of conic. And every conic, यहां पर लिख देंगे every conic is symmetric about its axis. The graph of every conic, graph of conic, every conic is symmetric about its axis. सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, इसीलिए इसको एक्सिस बोलते हैं। याद करो बेसिक क्लासेस में आपने जब सिमेट्री ऑफ फिगर्स पढ़ा होगा तो अ लाइन अबाउट विच द फिगर इज सिमेट्रिक इज कॉल्ड एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके अबाउट पैराबोला ऐसा सिमेट्रिक होता है, इसके अबाउट इलिप्स अगर होगा तो इलिप्स भी इसके अबाउट ऐसा सिमेट्रिक होगा, इस लाइन के अबाउट ऐसे, जैसा ऊपर होगा लाइन के ऐसे नीचे होगा। हाइपरबोला भी होगा तो इसके अबाउट वो सिमेट्रिक होगा ऐसा। तो सारे कोनिक इस अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है? तो एक्सिस समझ में आ गया। फिर लिखेंगे वर्टेक्स, ये टर्म्स आज क्लियर हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट वेयर कोनिक, ये कोनिक है, ये ग्रीन वाला कर्व कोनिक है और ये स्ट्रेट लाइन एक्सिस है। एक्सिस कोनिक को जहां मीट करती है उसी पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। The point of intersection of the conic section and the axis of conic is called vertex of the conic. और
कभी कभी कोनिक वर्टेक्स को 2 बार कट करता है, जैसे इलिप्स के केस में कोनिक वर्टेक्स को 2 बार कट करेगा, मतलब इलिप्स 2 बार वर्टेक्स को कट करेगा, तो उसको उस केस में वर्टिसेस 2 वर्टेक्स हो जाएंगे, एक ये और एक ये डैश, ऐसा 2 वर्टेक्स हो जाएंगे। तो वर्टेक्स भी हो सकता है और वर्टिसेस भी हो सकते हैं। वर्टेक्स हो गया कि ये वर्टेक्स हो गया, है ना, ये वाली लाइन एक्सेस हो गई, ये वाली लाइन एक्सेस हो गई, और ये वाली लाइन तो आपको पता ही है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। अब वर्टेक्स से पास करने वाली, वर्टेक्स से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाली, ये a line which is passing through vertex and perpendicular to axis is termed as tangent at vertex। ये vertex पर tangent होती है, तो वो भी लिख दो TV, the line through vertex perpendicular to axis is tangent to conic, is tangent to conic at vertex, at vertex। एक्चुअली एक्सिस कोनिक पर नॉर्मल होती है और ये लाइन टेंजेंट होती है, जिसको हम टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलते हैं। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स भी क्या है, ये समझ में आ गया, टीवी समझ में आ गया। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड होता है जी किसी भी कर्व के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। कोई भी 2 पॉइंट, मान लो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू इज अ कॉर्ड। और अगर वो कॉर्ड फोकस ऑफ कोनिक से पास कर रही है, ऐसे है, इसी को हम फोकल कॉर्ड बोल रहे हैं। ये फोकल कॉर्ड होगी ना, ऐसे वाली, दिस इज फोकल कॉर्ड। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ये फोकस से पास करी तो फोकल कॉर्ड है, दिस वन इज फोकल कॉर्ड। और यही फोकल कॉर्ड अगर ऐसी हो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाली, तो उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। अ फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या है, ये भी लिख दो। A focal cord perpendicular to axis is called latus rectum। ऑफ कोनिक। तो ये जो मैं डेफिनेशंस बता रहा हूं, ये सारे कोनिक में, बीट पैराबोला, बीट इलिप्स, बीट हाइपरबोला, हर एक इलिप्स के लिए, हर एक सर्कल के लिए, हर एक ये पैराबोला के लिए, हर एक हाइपरबोला के लिए ये डेफिनेशंस नहीं चेंज होंगी। ये सबके लिए कॉमन डेफिनेशन है, इसलिए मैं पहले उन सबको टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूं। फोकल कॉर्ड हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन हमेशा कोनिक को वर्टेक्स पे टच करती है, जिसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है वो फोकल कॉर्ड है। अगर वही फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो गई तो वो नॉर्मल फोकल कॉर्ड हो जाती है, उसको हम लैटस रेक्टम बोलते हैं। ये वाली लैटस रेक्टम है। और डबल ऑर्डिनेट क्या है, डबल ऑर्डिनेट बिकॉज कोनिक एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब अगर मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट अगर एक्स वाई है तो ये वाई हो गया बेटा। और बिकॉज ये लाइन अगर आगे भी प्रोसीड करो तो ये कॉर्ड होगी, एक कॉर्ड ऑफ द कोनिक होगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये वाई है तो सिमेट्री एक्सिस के अबाउट ड्राफ्ट सिमेट्रिक होता है ऐसे, तो जो पीएम होगा वही क्यूएम होगा, ये और ये इक्वल होगा सिमेट्री से, तो ये भी वाई होगा। तो पीक्यू की लेंथ क्या हो गई, पीक्यू की लेंथ 2y हो गई, मतलब 2 टाइम्स ऑर्डिनेट ऑफ पी। तो
double the length, the length of PQ is double the ordinate of P, इसीलिए इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या है, perpendicular to axis a chord is known as double ordinate। तो डबल ऑर्डिनेट समझ में आ गया, डबल ऑर्डिनेट क्या है। तो डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। नॉर्मल कॉर्ड भी बोलते हैं इसको ऑफ द कोनिक सेक्शन। द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, अगर यही डबल ऑर्डिनेट हो, वैसे तो कई सारे डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं, जैसे ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो डबल ऑर्डिनेट है। बट अगर वही फोकस से पास कर रही होती है तो इसको हम लैटस रेक्टम बोलते हैं, एल एस एल डैश, इट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। तो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। तो ये लैटस, ये फोकल कॉर्ड भी हो गई ना, फोकस से पास करें तो फोकल कॉर्ड भी है, ये लैटस रेक्टम हो गया। तो ये जो टर्म्स मैंने बताया है, डबल ऑर्डिनेट, टेंजेंट एट वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, वर्टेक्स, एक्सिस, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर है। तो मैंने कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज कोनिक, व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिक, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कोनिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, E0 सर्कल, E between 0 and 1 anything then it is ellipse, E1 it is parabola, E greater than 1 it is hyperbola। how do you identify a general equation, जनरल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे कि कोनिक है या नहीं, मतलब कोनिक है तो कौन सा कोनिक है। तो ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c0 इक्वेशन लिया, उससे कंपेयर करेंगे, a b c f g h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट का आधा ले लो, g y के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, f कांस्टेंट टर्म c और xy के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो तो h आ जाएगा। फिर वो डेल्टा कैलकुलेट कर लो, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो वैल्यू 0 आ गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर वो वैल्यू 0 नहीं आई तब आप a और b इक्वल है, h 0 है तो सर्कल। अगर x स्क्वायर और ab को सब्ट्रैक्ट किया और 0 आ गया तो पैराबोला, लेस देन 0 h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 आ गया तो एलिप्स, ग्रेटर देन 0 आ गया तो हाइपरबोला। तो चाहे एक्सेंट्रिसिटी के बेसिस पे करना हो तो भी आपको आना चाहिए, अगर डेल्टा और h और ab के बीच रिलेशन वो देख के करना हो तो भी आपको आना चाहिए। फिर कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन एज अ जनरल फॉर्म, एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, उसके टर्म्स एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ कोनिक क्या है, फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक क्या है, फोकस ऑफ कोनिक क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लैटिस रेक्टम क्या होता है। तो इतने टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपके क्लास नोट में ये सारे टर्म्स प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, डायग्राम पर वो मेंशन होने चाहिए, और इसको आप एक बार दो बार अगली क्लास के पहले रिवाइज करना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब मैं पैराबोला एज अ कोनिक कराऊं तो आप फटाफट ये टर्म्स को कनेक्ट कर सको वहां पर, ठीक है। इलिप्स एज अ कोनिक कराऊं तो आप कनेक्ट कर सको, हाइपरबोला एज अ कोनिक कराऊं तो कनेक्ट कर सको। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं एक्सेंट्रिसिटी तो तुम बोलोगे एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है ना, मैं बोल डबल ऑर्डिनेट, बोले ये क्या होता है सर, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। तो जब तक आप इसको अपने दिमाग में इसकी सारी टर्मिनोलॉजी इसको सेट नहीं करेंगे तब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे क्लास को, ठीक है। तो अगली क्लास जब होगी कल तो आप ये चीज को रिवाइज करके रखना, प्रॉपर इसको रिवाइज करके रखेंगे, सो दैट कल की क्लास, क्योंकि मैं कल की क्लास और परसों की क्लास में आपको जितना भी कोनिक्स आपके स्कूल एग्जाम में चाहिए वो सारा करा के, और फिर स्ट्रेट में हम लोग लोकस पे जाएंगे और लोकस के कुछ सवाल करके, और फिर हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ लोकस वगैरह करेंगे, फिर वो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब फिनिश करके और हम प्रॉपरली आगे मूव करेंगे। काफी दिन हो गया इस पे लोकस पे डिस्कस करते हुए, ठीक है जी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो कल क्लास है, देख लो, रखना है तो रखो, नहीं तो कल रहने देते हैं। नहीं सर, मैंने जितेंद्र सर से पूछा था तो उन्होंने मेरे को कहा था हाँ। ट्यूसडे को क्लास नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला था कि एक दिन ऑफ रखने के लिए, तो एक दिन ऑफ रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अगर रखना चाहते हो तो रख लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली देखो कल की क्लास में डाउट तो होगा नहीं क्योंकि आपके डाउट्स ज्यादा है नहीं, तो रख लो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा पैराबोला सीख जाओगे। सर रख लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर।